भी बातें समझेंगे, लेकिन डॉक्टर गुप्ता को भी जरा इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता, इसी मुद्दे पर एक राय आपकी भी जानना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर जायसवाल ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कितना टेम्परेचर एक इंसान बर्दाश्त कर सकता है और कितनी देर के लिए आप बाहर ओपन में रह सकते हैं, यानी कि सूर्य की किरणों को आप कितनी देर के लिए झेल सकते हैं। अब बड़ी बात यहां पर यह है कि फर्क कैसे पता चले कि हीट स्ट्रोक हमें हुआ है या फिर नॉर्मल कोई इशू है, क्योंकि अगर आजकल हम देखें, अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन, जाहिर सी बात है कि सोडियम की कमी होगी, डिहाइड्रेट होगी बॉडी, इसके केसेस आ रहे हैं, लेकिन आजकल उसको रिकवर होने में भी 10 से 15 दिन तक का वक्त लगता जा रहा है। बिल्कुल नवजोत, आप ठीक कह रहे हो। बिल्कुल सही सवाल है, वाजिब सवाल है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हीट वेव है या कोई बीमारी हो गई, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गई है, कॉलरा हो गया है, या कोई दस्त लग गए हैं, या पानी की कमी की कोई और कारण है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं और जिसके बेस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति धूप में जा रहा है, 10 से 4 बजे के बीच में जा रहा है, पीक धूप इस समय होती है, टेम्परेचर 44-45 चल रहा है इस समय मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसमें। तो इस समय अगर जा रहा है, हिस्ट्री है 2-3 घंटे में बाहर गया है, उस समय उसको एक्सेसिव स्वेटिंग हुई, मतलब बहुत तेज पसीना आया, बहुत ज्यादा पसीना आया है, फैटीग की हिस्ट्री दे रहा है, मतलब थकावट की हिस्ट्री दे रहा है, कमजोरी हो रही है, डिजीनेस हो रही है, उसका सर हल्का हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, उसको नोजिया वॉमिटिंग की हिस्ट्री है, मसल्स में दर्द हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको हम हीट एग्जॉशन भी बोलते हैं। फिर मसल क्रैम्प होते हैं, मसल में स्पाज्म होते हैं, हार्ट बीट उसको अगर फील हो रही है कि रैपिड हार्ट बीट हो रही है उसकी, मतलब हार्ट तेज चल रहा है, स्किन पेल या फ्लश्ड हो रही है। और सीरियस प्रॉब्लम कब होती है? हीट स्ट्रोक होता है। उसमें उस केस में क्या होता है, बुखार जो है लगभग 104 डिग्री 105 से ऊपर चला जाता है, लोग कंफ्यूजन की स्टेट में होते हैं, डिसोरिएंटेशन होता है, फेंटिंग या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, कभी कभी दौरे भी बढ़ सकते हैं। तो ये इस समय हीट स्ट्रोक का एक सबसे सीरियस सिम्टम्स है जिससे हमें बचना चाहिए, और डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, खास करके ऐसे लोग जो अस्थमेटिक हैं, जो डायबिटीज के हैं, जो हाइपरटेंसिव है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है, प्रेग्नेंट महिलाएं, छोटे बच्चे हैं, ये लोग हाई रिस्क होते हैं। तो अगर ऐसे लोग ऐसा कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि हीट स्ट्रोक या हीट वेव का कोई सिम्टम हो सकता है। बिल्कुल, इसके लिए तुरंत हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए तुरंत। बिल्कुल। राठौर साहब, वापस आपके पास आते हैं। अब मौसम की बात करते हैं। देखिए, सेहत के लिए दोनों डॉक्टर्स अपनी अपनी राय यहां पर दे रहे हैं, लेकिन मौसम की अगर बात की जाए, हम कहेंगे कि मौसम पूरा ऊट-पटांग है। अब देखिए, मई का महीना, अप्रैल एंड तक हमने देखा कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदान जो है पूरी तरह से जल रहे हैं। अब उत्तराखंड हो या फिर बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जहां पर आग भी लगी हुई है। पहली बात तो ये बताइए राठौर साहब, क्या ये आग भी टेम्परेचर बढ़ने का एक कारण हो सकता है? आग बिल्कुल, जब तापमान में वृद्धि होती है तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो घास फूस होता है वो सूख जाता है, और अगर लंबे अंतराल तक बारिश नहीं होती है तो उसमें अगर कोई भी चिंगारी हो, कोई भी ट्रिगर हो, या घर्षण से भी आग लग सकती है। तो ये बिल्कुल इनका चोली दामन का संबंध है। नहीं, और मैं यही जानना चाह रही हूँ, क्या इस वजह से भी टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है? क्या इस वजह से भी हम बदलाव देख सकते हैं टेम्परेचर में? नहीं, आग से तापमान में, क्योंकि आग की जो क्षमता है गर्म करने की वो बहुत लोकलाइज्ड है। हाँ। बहुत बड़े भूभाग में वो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकती, लेकिन जलवायु, जो गर्म जलवायु में आग अधिक लगती है, लेकिन आग से तो वो लोकल एरिया में ही। अब वापस मैं उसी सवाल पर आती हूँ, पहाड़ों पर अभी भी बर्फबारी हो रही, बहुत से ऐसी जगह जहां पर बारिश बर्फबारी का दौर चल रहा है, लेकिन वहीं अगर मैदानों पर जाए तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है लगातार। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, ये अब तक तो काफी दक्षिण तक ये विजिट करते थे, लेकिन अब ये केवल पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित रह रहे हैं। इस कारण जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सटे हुए मैदानी भागों तक ही इनका प्रभाव रहता है। अब गर्मी के क्षेत्र में, ऋतु में इनका दक्षिण में ज्यादा प्रभाव नहीं रहता है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर जायसवाल, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब अगर हम इसी वेदर की बात करें, जो हम ये मान के चल रहे हैं कि पहली बात, जब तक मॉनसून हिट नहीं करता पूरे देश में तब तक इस तरह की स्थिति रहने वाली है। अभी के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत स्वेयर है ये कंडीशन। कौन कौन से मरीजों को पहली बात तो सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, और क्या ये सिर्फ डिहाइड्रेशन तक ही सीमित है या फिर हमारे और भी बॉडी सिस्टम ऑर्गन्स को ये खराब कर सकती है?
देखिए, सबसे पहले जो सर ने बोला, जो एट रिस्क पॉपुलेशन है उनको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान तो सबको देने की जरूरत है। एट रिस्क पॉपुलेशन जो सर ने बोला, जो एल्डरलीज है या जो बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हीट स्ट्रोक का, और उन्हीं के अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं या क्रॉनिक किडनी डिजीज के या ट्रांसप्लांट या मैलिग्नेंट पेशेंट या जो इन सब चीजों के पेशेंट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो लोग हाई रिस्क होते हैं और उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन इसमें आता है कि उसको रोका कैसे जा सके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवॉइडेंस, एक्सपोजर को रोकना है। एक्सपोजर को कैसे रोकना है, तो जो ओल्ड पेशेंट जो लोग सुबह वॉक करने जाते हैं, वो अपने वॉक थोड़ा जल्दी कर लें। जैसे 7-8 बजे जब टेम्परेचर बढ़ता है, उस समय घर पे आ जाएं। जो भी हम कपड़े पहन रहे हैं, लाइट के कपड़े पहने, खुले कपड़े रखें। घर में भी हम वेंटिलेशन रात में करें, खिड़की दरवाजा खोल कर रखें, सो दैट हवा अंदर से आ सके और टेम्परेचर ऐसे में मॉडरेट हो सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है कि आप अपने को ठंडा रखें, ज्यादा फ्लूट्स लें। जितना ज्यादा आप फ्लूट लेंगे, जितना फ्लूट भी वो जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट रिच हो। केवल फ्लूट करने से डिहाइड्रेशन कभी कम नहीं होता। ऐसे फ्लूट्स लेने चाहिए जिनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो, जैसे ORS हो गया, शिकंजी हो गया, नारियल पानी हो गया। बनाना बहुत बढ़िया फ्रूट है, इसमें बहुत रिच पोटेशियम होता है। खरबूजा आ रहा है, तरबूजा आ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन करें। बहुत हाई डाइट ना लें, बाहर का खाना मत खाएं, क्योंकि बाहर गर्मी खाना खाने से गैस्ट्रोएंटेरिटिस के कॉज बहुत बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि कैसे हम इसको मानेंगे कि ये सिंपल है कि कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपका टेम्परेचर 104, 103 से ऊपर बढ़ रहा है, कॉन्शियसनेस में दिक्कत हो रही है, हेडेक हो रहा है, आपकी पल्स बहुत थ्रेडी हो रही है, बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, अनकॉन्शियस जैसा हो रहा है, इसका मतलब कि आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं और अपने को इमीडिएटली पीछे खींच के आए। ठंडक में रहे, ठंडे कपड़े जैसे होते हैं उसको यूज करें, AC का यूज करें, और जो चाहें तो ठंडे अपने द्रव्य ले सकते हैं, अपनी बॉडी को ठंडे कपड़ों से ढक सकते हैं और अपने बॉडी को एक्सपोजर से बचा सकते हैं। अगर आप ये इमीडिएटली काम कर लेते हैं तो हीट स्ट्रोक का सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि जितनी जल्दी हीट स्ट्रोक होती है, उतनी ही जल्दी ये रिकवर भी हो जाती है। बट अगर एक लेवल के बाद अगर आप ध्यान ना दें, एक बार ऑर्गन डैमेज होने लग जाए, ऐसे रिस्क फैक्टर्स आने लग जाए, उस समय प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो उस समय अपना ध्यान रखें और अपने को उस लेवल में आने ना दें। कोशिश करें कि जब दोपहर का टाइम हो, घर पे रहें या ऑफिस में रहें, बाहर आगे ना निकलें। इन सब चीजों का करने से ही हम लोग इससे बच भी सकते हैं और इससे आगे कॉम्प्लिकेट ना हो करें। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर गुप्ता, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। अब बहुत अच्छे से डॉक्टर जायसवाल ने समझाया, लेकिन देखिए कि अब डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए कोई जाता है तो कोशिश ये की जाए कि जैसे धूप निकलती है तुरंत से आप वापस घर आ जाएं। लेकिन वर्कआउट कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी होता है। कैसा वर्कआउट होना चाहिए, किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, उसका समय क्या होना चाहिए, इसके बारे में क्या बताएंगे? नवजोत, एक तो बात वर्कआउट में बात करें तो स्टर्नोस एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसमें बहुत हैवी एक्सरसाइज है, जिमिंग करना है, बहुत रनिंग करना है, और खास करके सुबह के बाद या जो पीक आवर्स में बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें। तो स्टर्नोस एक्टिविटीज अवॉइड करनी है। आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइट योगा कर सकते हैं, इंडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं। जिम के अंदर जाना तो लाइट एक्सरसाइज करें, एयर कंडीशनिंग जिम यूज करें, घर के अंदर भी करना है तो मेडिटेशन कर सकते हैं। बस आप किसी को भी, और खास करके ऐसे लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं या जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, तो इन लोगों को तो और बचना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को टहलने से, वॉक करने से बाहर बचना चाहिए। और जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि ये हीट स्ट्रोक जो है कौन कौन से अंग को अफेक्ट कर सकता है, डेफिनेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी के अंग है, वाइटल्स हमारे हैं, पहले तो हार्ट है जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पार्ट बोलते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, ब्लड प्रेशर रेज कर सकता है, आपका हार्ट अटैक कर सकता है, हार्ट के अंदर एरिथमियाज कर सकता है, हार्ट फेलियर कर सकता है, ब्रेन के अंदर कॉमा कर सकता है, सीजर्स कर सकता है, डिसोरिएंटेशन कर सकता है, कंफ्यूजन कर सकता है। तो ये सिम्टम्स, किडनी को डैमेज कर सकता है आपकी, तो आपके लिए डिहाइड्रेशन कर सकता है, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हाइपोवोलेमिया कर सकता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो ये बहुत सारे जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हमें इसको लाइटली बिल्कुल लेना चाहिए। और इस समय कोई भी बाहर की एक्टिविटी हो, 11 से 4 तो निकलना नहीं जब तक कि कोई अर्जेंट इमरजेंसी ना हो। अगर बाहर जा रहे हैं तो गमछा लें, कैप लगाएं, गूगल्स का यूज करें, सनस्क्रीन लगाएं, हैट लगाएं, और बाहर ब्रेक करके जाएं, थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्टेप में चलें। पानी, कुछ इमरजेंसी किट मैं बोलूंगा जरूर सब लोग अपने साथ में रखें। इसमें एक पानी की बोतल हो, ORS का पैक हो, हैट हो, चश्मा हो, गूगल्स हो, गमछा हो या नींबू पानी हो। तो
तो ये सब चीजों को डाल के बाहर लेके बिल्कुल। और ऐसे लोग जैसे जर्नलिस्ट हैं या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो बाहर ओपन एरिया में काम करें, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, फील्ड वर्कर्स हैं, इन सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो डॉक्टर साहब चुनाव चल रहा है, सबसे ज्यादा चिंता तो उनकी है जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, तमाम जर्नलिस्ट जो इस वक्त मैदान में है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता। और उससे भी बड़ी चिंता जैसा आपने बताया कि 11 से 4 कोशिश ये कीजिए कि खुद को एक्सपोज नहीं कीजिए सन से। राठौर साहब एक सवाल आपसे भी, अब देखिए तापमान तो बढ़ता जा रहा है, मई का महीना, हाल ये है कि हम 44 के टॉर्चर को झेल रहे हैं, लेकिन इस बार मॉनसून की क्या खबर है? क्या मॉनसून टाइम से है और क्या पूरे उत्तर भारत को ये भिगो सकती है बारिश? मॉनसून शुरुआत कब होगा अभी तक उसकी ऑनसेट की तो तिथि नहीं आई है, लेकिन जो अभी तक के पूर्वानुमान है वो इंगित करते हैं कि मॉनसून अभी सामान्य और सामान्य से थोड़ा अधिक भी रहने की संभावना है कुछ भागों में। खासतौर से अगर एल नीनो की बात करें तो जो अभी एल नीनो की परिस्थिति थी वो धीरे धीरे ला नीनो में परिवर्तित हो रही है और मॉनसून का जो सेकंड हाफ है वहां तक आते आते ये ला नीना में एस्टेब्लिश हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि जो एक बहुत बड़ा कारक है एल नीनो, मैं नहीं कहता कि इसका बहुत एकमात्र कारक है, लेकिन बड़ा कारक है, वो मॉनसून के पक्ष में है। तो जहां तक शुरुआत की बात है, वैसे 25 मई सुदूर दक्षिण में ये दस्तक देता है, अभी तिथि आई नहीं है मेरे ख्याल से। यानी राठौर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं, देखिए अगर हम मान के चले 25 में, आपने बोला नॉर्मली 1 जून तक दस्तक केरल में दे देता है मॉनसून, अगर हम हर साल की बात करें, हर साल कुछ इसी तरह के आंकड़े और डेट्स ऐसी दी जाती हैं मौसम विभाग की तरफ से। यानी अगर आप जो बात कह रहे हैं उसको अगर देखा जाए तो क्या हम ये समझें कि अगर मॉनसून की शुरुआत होगी वो कैसी भी रहे, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उसकी अच्छा मॉनसून होगा, यानी कि जब ये उत्तर या फिर पश्चिमी या फिर पूर्वी भारत की तरफ पहुंचेगा? जी, एक बार गति पकड़ेगा तो धीरे धीरे इसमें और सुधार होता रहेगा उत्तरोत्तर, तो इसमें मेरे ख्याल से अच्छी खबर है। बिल्कुल, चलिए कोई नहीं, इंतजार उस पर भी हम करेंगे। जायसवाल जी, डॉक्टर जायसवाल, अब आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। अब यहाँ पर हालांकि डॉक्टर गुप्ता से भी समझेंगे बच्चों के बारे में, लेकिन यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली बच्चों की बात करें तो ये बताइए कि उनकी केयर किस तरीके से की जा सकती है, क्योंकि स्कूल्स अभी चल रहे हैं, गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत हुई नहीं है। हालांकि बहुत से ऐसी जगह है जहां पर स्कूलों के टाइमिंग्स बदल दिए गए हैं, कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, लेकिन फिर भी वो बच्चे, अब हम दिल्ली की बात कर ले, दिल्ली में बच्चे डेली स्कूल जा रहे हैं क्योंकि ना तो समय बदला गया है और न ही ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत हुई है। तो ऐसे में किस तरीके से बच्चों का ख्याल रखा जा सकता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इस समय है कि हम बच्चे को खाने पीने को क्या दे रहे हैं और इसका एक्सपोजर कैसे कर रहे हैं। तो जब भी बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं तो आते ही सबसे पहले उनको हाइड्रेट किया जाए। जब भी मम्मियां अगर बच्चों का टिफिन बना रही हैं तो साथ में चाहे तो एक एनर्जी ड्रिंक या जो भी बच्चों को पसंद है, नींबू पानी, ऐसा कुछ बच्चे को जरूर से दें। उसके बैग में ORS या ऐसा कोई एनर्जी जो लिक्विड सस्पेंशन फॉर्म में जरूर से उसको दे, ताकि वो दोपहर में भी लेता रहे और घर आते ही सबसे पहले उसके फ्रूट का ध्यान दे। जितना ज्यादा बच्चों को हम फ्रूट का ध्यान देंगे उतना ही बच्चों में प्रॉब्लम खत्म होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों में टेम्परेचर बढ़ने ना दे, क्योंकि बच्चों में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि हम देखते हैं इस सीजन में फेब्राइल कन्वर्जन बहुत कॉमन होते हैं, बच्चे का टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे बढ़ता है तो कन्वर्जन आने लग जाते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों का बॉडी टेम्परेचर बढ़ने ना दें, बच्चे को कूल रखें, घर में वेंटिलेशन रखें या घर में जो भी AC और उन सब चीजों का यूज रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, क्योंकि जब भी हीट स्ट्रोक और किसी वायरल के साथ ऐड करता है तभी ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पेरेंट्स हैं बहुत ज्यादा ठंडा गर्म को मिक्स मत करें, जो कि एक कॉज होता है वायरल इन्फ्लेमेशन का, या जो ब्रोंकियल अस्थमा या जो एलर्जिक बच्चे होते हैं उनमें ये चीजें प्रॉब्लम दे सकती है, गले की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ऐसे में जब भी बच्चा बाहर से आए तो लेट प्ले फॉर 5-10 मिनट्स, पहले टेम्परेचर को थोड़ा एक्लिमेटाइज होने दें, उसको एक बराबर में आने दें, फिर बच्चे को कुछ ठंडा या ऐसा कुछ खाने को दें। ऐसे करने से बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट है, जब बच्चे दोपहर में खेलने जाते हैं कोशिश करें बच्चों को एकदम सन में ना खेलने जाने दें, शाम को 6:30-7 बजे के बाद ही क्लास रखें, और अगर नहीं होता है तो बच्चों को इंडोर क्लासेस में ही ज्यादा प्रमोट करें। ट्यूशंस के लिए या ऐसी चीजों को अभी इस समय थोड़ा सा अवॉइड करें, जिससे बच्चों को हीट का एक्सपोजर कम रहेगा। अंत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों में रहता है कि बच्चों का जो पोटेशियम है वो जल्दी फॉल ऊपर नीचे हो सकता है, तो उनको फ्रूट्स बहुत ज्यादा दें। इस समय बच्चे ना खाएं तो उसका ध्यान दें, उसको शेक्स बना दें, बनाना शेक्स बना दें, मैंगो शेक्स बना दें। तो अगर ऐसे ना करके तो शेक्स के फॉर्म में बच्चों को दें और उनका जो ये हाइड्रेशन का जो लेवल है उसको करें। बच्चों में स्किन का बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो इसमें बच्चों का बहुत जरूरी है
कि जो सनस्क्रीन होती है, जो उनके डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे पूछ के जो उनके बच्चों के लिए सेंसिटिव जो स्क्रीन है वो बच्चों को जरूर से फुल अप्लाई करके दें, उनको लाइट कपड़े पहनाए और उनको वेंटिलेटेड कपड़े पहनाए। चलिए डॉक्टर गुप्ता, अब आप पेडियाट्रिशियन भी है, डॉक्टर साहब जरा ये भी समझाइए, आजकल एक और बहुत जो कॉमन चीज बच्चों में देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है, आई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होती है गर्मी की वजह से, क्योंकि एक्सपोज हो रहे हैं बच्चे सीधा सन से। आई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा एक कॉमन सी बात है जो सब बच्चों में हो रही है। तो नवजोत, आई इन्फेक्शन जिस समय होता है, उसको जो नॉर्मली जिस समय हो रहा है बच्चों में, वो वायरल कंजक्टिवाइटिस है जो बहुत कॉमन होती है, खासकर जब वेदर चेंज और होगा, बारिश हो जाएगी जून में तो और बढ़ जाएगा। तो इस समय यही है कि आई का जो हाइजीन उसका ध्यान रखें, आई की क्लीनिंग अच्छे से करें, आरओ वाटर से सुबह शाम अच्छे से मुंह धोएं। अगर आपको डिस्चार्ज लग रहा है, रेडनेस लग रही है आई में, या पानी आ रहा है आंख से, या आंख में दर्द हो रहा है, आंख में इचिंग हो रही है, तो तुरंत आसपास के आई के डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को तुरंत दिखा दें। बिकॉज आई का इन्फेक्शन कभी कभी जो है, नॉर्मली जो कंजक्टिवाइटिस होती है वो स्क्लेरा जो व्हाइट वाला एरिया उसको इन्फेक्ट करती है। मतलब डॉक्टर साहब ये बात वैसे बड़ों में भी देखी जाती है, क्योंकि नॉर्मली जो लोग बाहर जाते हैं, सन एक्सपोज होता है, उसके बाद एक कॉमन सी बात रहती है कि आंखों में जलन हो रही है। क्या ये हीट वेव या सन की वजह से हो सकता है? नहीं, हीट वेव और हीट सन की वजह से ये तो हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, आंखों से पसीना पानी आ सकता है, बट रेडनेस नहीं होगी, वहां पे इरिटेशन नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं आएगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन नहीं होगी आंखों में। वो कंजक्टिवाइटिस, वो इन्फेक्शन है, वायरल कंजक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं। बट आंखों में जलन होना, आंखों में भारीपन होना, पानी आना आंखों में हल्का फुल्का दर्द होना, इस तरह के सिम्टम हीट स्ट्रोक की वजह से या हीट वेव की वजह से आ सकते हैं। तो ये तो क्लियर है इसमें। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, बच्चों को इस समय आजकल बहुत सारे स्कूल्स में पोस्ट स्कूल कुछ गेम्स चल रहे हैं सब जगह, जिसमें फुटबॉल है, आउटडोर गेम्स है, या क्रिकेट है, या लॉन टेनिस है। मैं पूरा पेरेंट्स से और जो स्कूल के टीचर्स से अनुरोध करूंगा, पोस्ट जो स्कूल्स हैं जो आउटडोर गेम्स है एटलीस्ट उनको थोड़ा अवॉइड करें, बिकॉज उसमें बहुत सारी स्टैंडर्ड एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और इंडोर गेम्स को बढ़ावा देने से, टीटी है या कुछ और इंडोर गेम्स है, इंडोर स्विमिंग है बहुत जगह, या इंडोर बैडमिंटन है, या इंडोर के दूसरे गेम्स हैं, उनको दें। और साथ में उनके इंटेक पे जरूर ध्यान रखें, पेरेंट्स को भी और स्कूल टीचर्स को भी। नींबू पानी है, नारियल पानी है, छाछ है, शिकंजी है, या कोई ओवर पाउडर है, तो इसको खूब सारा देते रहें, बिकॉज हाइड्रेशन का मतलब डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और पता भी नहीं लगता बहुत बार। और कुछ जो लोग हैं जिनको कुछ स्पेशल दवाइयां चल रही हैं, जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग चल रहे हैं, कोई मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट है, इसको एंटीसाइकोटिक ड्रग चल रहे हैं, या किसी को डायरेटिक चल रहे हैं, किसी को ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है, किसी को अस्थमा की बीटा ब्लॉकर्स चल रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनको ये सब दवाइयां चल रही हैं, इनमें डायरेसिस ज्यादा होती है, मतलब यूरिन ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है, तो कई बार इनके अंदर डिहाइड्रेशन, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन भी इनके लिए सीरियस हो सकता है। तो ऐसे लोगों को अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करना चाहिए और हाइड्रेशन में और ज्यादा ध्यान देना, अदरवाइज इनके सिम्टम्स और सीरियस हो सकते हैं। और फिर बोलूंगा कि इस समय बिल्कुल क्रिटिकल टाइम चल रहा है। लास्ट ईयर की बात करें तो हर रोज 1 से 2 लोगों की डेथ होती थी बिकॉज ऑफ हीट वेव से, अप्रैल मई जून के महीने में। तो ये अप्रैल तो निकल गया है हमारा, मई जून बाकी है, तो मई जून अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत खास ख्याल रखें, बाहर ना निकलें, बाहर जाएं तो सब जो प्रिवेंशन के उपाय हम सब बता रहे हैं आपको, या जो आपने बताए, उन सबका खूब ध्यान रखें। बहुत सारा हैवी खाना ना खाएं, गैस्ट्राइटिस होने की अपच होने की संभावना बढ़ जाती है, नौजिया वॉमिटिंग और बढ़ जाता है। बाहर जाते हैं तो तरल पदार्थों का खूब सारा सेवन करें, ब्रेक्स में जाएं, अननेसेसरी अवॉइड करें अगर बाहर जाना पड़ रहा है। अगर इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो हीट वेव से हम बच सकते हैं। और हीट वेव बचना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस समय हेल्थ के और बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस होती है जो इंपॉर्टेंट है। ये तो ऐसी चीज है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब इसका प्रिवेंशन हमारे पास सबके पास है जी। इसी के साथ राठौर साहब आपके पास आऊं उससे पहले जरा डॉक्टर जायसवाल आपको इंक्लूड कर लेती हूं। हालांकि आपने जब शुरुआत में बात की थी, आपने ये बात समझाई थी कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो ज्यादा खराब हो सकते हैं, या फिर वो लोग जो बुजुर्ग हैं या किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको बहुत ख्याल रखना है। लेकिन अगर कोई तंदुरुस्त व्यक्ति जो बिल्कुल ठीक ठाक है, अचानक से अगर कोई लो फील करने लगता है, क्या हम इसको भी एक सिम्टम मानते हैं लू का या फिर गर्मी का, उसकी वजह से हो सकता है? देखिए, हीट स्ट्रोक किसी भी लोगों को कभी भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसा अगर हम बोले कि यंग पीपल इससे कट इम्यून है तो ये कहना एकदम गलत है। हाँ, जो रिस्क पॉपुलेशन है उनको जल्दी ये प्रॉब्लम हो सकती है, मगर हाँ, एक हेल्दी इंडिविजुअल को भी हीट स्ट्रोक हो सकता है।
ऐसे कंडीशन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगर आप हेल्दी हैं, हेल्दी एडल्ट हैं, फिर भी आप जो भी हमने अभी तक जितने गार्ड डिस्कस किए उसको सारा फॉलो करना चाहिए। कोई भी टेम्परेचर 105 डिग्री से बच्चों में या अडल्ट में 103 से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है हीट में आने से, इसका मतलब है कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम और बवाए हो सकती है और ये वाइटल ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। इसलिए ये ना सोचे कि आप इम्यून हैं और जितनी भी चीजें बताई गई हैं एक्सपोजर को अवॉइडेंस करना, वो हम सबको करना चाहिए, वो हम सब पे लागू होती है। बिल्कुल राठौर साहब, अब यहाँ पर ये बारी आती है कि अप्रैल का महीना हमने देखा गर्मी, लेकिन 44 वाला जो टॉर्चर है वो अब मई के महीने में शुरू हुआ है। क्या लगता है ये पूरी हीट वेव कब तक रह सकती है या फिर हमें मानसून तक का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, अब उत्तर पश्चिमी भारत में तो अगले 15 दिन चूंकि अधिक सूखे भी रहेंगे और ये सूखी गर्मी होगी। हाँ। लेकिन जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी राज्य है वहां और पूर्वी राज्य, यहाँ पर अब नमी बढ़ना शुरू हो गई है, तो गर्मी के साथ नमी होना वो भी अपने आप में कोढ़ में खाज होती है। वहां पर दूसरी तरह की तकलीफें होती है। तापमान थोड़ा गिर जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ने से तापमान का प्रभाव जो है, क्योंकि शरीर से वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है, तो तकलीफ बढ़ जाती है। तो ये जो प्रदेश है, जो तटीय क्षेत्र है, प्रायद्वीप के इवन अंदरूनी भाग है, पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत में तो अब राहत मिल जाएगी, लेकिन पूर्वी भारत खासतौर से बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और तेलंगाना, विदर्भा, मध्य महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में अभी ये तकलीफ थोड़ी बढ़ेगी। और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ चूंकि सूखी गर्मी पड़ेगी, यहाँ तापमान 45-46 तक भी जाने की संभावना है। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, स्लीप डिसऑर्डर भी क्या एक बड़ी उसकी भी एक बड़ी वजह क्या गर्मी और लू हो सकता है? बिल्कुल। तो अगर आप गर्मी है और हीट वेव के शिकार हैं तो आपको पल्पिटेशन होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको ट्रेमर्स होंगे, आपको कंफ्यूजन होगा, आपको डिस्टर्बेंसेस होंगे, आपका मन नहीं लगेगा, आपका फोकस कम हो जाएगा, आपको डर, फियर बैठेगा। कहीं ना कहीं ये सारे जो सिम्टम्स हैं कहीं ना कहीं स्लीप को अफेक्ट करते हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप को अफेक्ट करते हैं और ड्यूरेशन ऑफ स्लीप को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्थी हैं और साथ में इस तरह कोई सिम्टम नहीं है तो डेफिनेटली आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, स्लीप की ड्यूरेशन बहुत अच्छी होगी। एक चीज और बताऊंगा, अगर आप कम स्लीप ले रहे हैं तो भी आप हीट वेव के अफेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, बिकॉज आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, उस समय आपके सिम्टम बहुत सीरियस हो सकते हैं। तो नींद पूरी लें, अच्छे से सोएं, पानी खूब सारा पिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, खूब सारे फ्रूट्स खाएं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, खरबूजा है, तरबूज, इनका खूब सेवन करें। और जो ऐसे खाना है जैसे एल्कोहल है, कैफीन, ये अल्कोहल और कैफीन क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, मतलब बहुत सारा यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है, उनका सेवन ना करें, स्मोकिंग का सेवन ना करें। तो इन सब चीजों को अवॉइड करें। अगर आपको बढ़ना है, स्ट्रीट फूड बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप दिखा भी रहे हो कि आजकल फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन हो गई है। तो अगर मान लीजिए आपने कुछ बाहर का खाना खा लिया, खासकर जो फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बने हुए, जैसे आइसक्रीम है, पेस्ट्री है, केक है, या बाहर का जो खुला हुआ खाना खाया आपने, उससे फूड पॉइजनिंग की संभावना बढ़ जाती है। इस समय गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं हम लोगों के ओपीडी में, उससे हेपेटाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है, इसमें लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया, पेट में दर्द, बुखार आना, डिहाइड्रेशन होना, वीकनेस होना, फटीग होना, कमजोरी होना, या चक्कर आके कभी भर्ती करना पड़ता है, दूध देना पड़ता है, ये सिम्टम भी आ सकते हैं। अगर माइल्ड सिम्टम है और साथ में धूप में चले गया कि आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रखा, तो और सीरियस सिम्टम हो सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि हीट वेव के सिम्टम होंगे और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के सिम्टम होंगे। तो इस समय बोलते हैं सीधा जीवन क्या सच्चा जीवन, उच्च विचार, घर का खाना खाएं, घर पे रहें, बिल्कुल बातचीत करें, अवॉइड करें बाहर का खाना। डॉक्टर जायसवाल मुस्कुरा रहे हैं आपका जवाब सुन के। डॉक्टर जायसवाल, चलिए एक आखिरी सवाल आपसे भी कर लेती हूँ, चलते चलते वक्त की कमी है। लैक्टोज इंटेक कितना लेना चाहिए या कम कर देना चाहिए? देखिए, लैक्टोज इंटेक का कोई बहुत रिलेशन हीट स्ट्रोक से नहीं है, मगर जो सर ने बात है कि जो लैक्टोज, जो दूध से बनी हुई चीजें हैं वो जल्दी जल्दी खराब हो जाती है। तो ऐसी चीजें जो खराब हो जाए, बिकॉज गैस्ट्रोएंटेराइटिस का भी मौसम है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो और ठंडा दूध से कोई दिक्कत नहीं, ठंडा दूध हर समय फायदा करेगा क्योंकि ठंडा दूध इज फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड ऑफ कोर्स छाछ और लस्सी का सेवन जैसा आप लोग हमेशा कहते हैं कि वो कर सकते हैं। चलिए, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मई के महीने की शुरुआत हुई है, 44 के टॉर्चर को हम झेल रहे हैं, इंतजार करना होगा मॉनसून का, मॉनसून की पहली बारिश का या फिर प्री मॉनसून का, जब थोड़ी सी राहत
राहत हमें मिलेगी। मौसम विभाग का फिलहाल यही कहना है, डॉक्टर्स अपनी राय हमें लगातार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप रखिए अपना ख्याल इस गर्मी में।